मित्रों, स्टोरी का पांचवा भाग श्रवण करते हैं। ये कथा आपको जितना सुनेंगे उतना रोमांचित करेगी। पूरा अवश्य सुनिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। भारत खंड में रातों रात सभी प्रमुख पर्वतों पर काला पर्वत की तरह रसायन और आयुर्वेद शोधकर्ताओं के दिन रात के अथक परिश्रम से शोधशालाएं खुल रही थी और शोधशालाएं सफल हो रही थी। सारे पर्वतों को जहां से अनुसंधान चल रहे थे काला कर दिया गया था, ताकि इच्छुक सैनिकों को इन तक पहुंचने में आसानी हो। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सभी सैनिक और असंख्य युवा, जिनमें राजकुमार भी थे, सहस्त्रों की संख्या में उन पर्वतों पर पलायन कर रहे थे। सब में एक ही लहर प्रवाहित हो रही थी, संपूर्ण भारत खंड की इन दुष्टों से रक्षा करने की, उन्हें देश के बाहर खदेड़ने की। इन काले पर्वतों की रात को रक्षा करती थी विशाल चमगादड़ों का समूह, और दिन में सुरक्षा रखते थे विशाल सिंह। शत्रु इन पर्वतों के निकट जाने का साहस भी नहीं कर सकता था। ये सभी पशु पक्षी ऋषि प्रधान के आदेश को मानते थे। मानवों को राक्षस और विशाल जानवर बनाने का शोध तो सफल ही हो रहा था, और अब शोध आरंभ हो गया था विशाल पंछी बनाने का, जो दिन में भी विशाल ही रहेंगे और शत्रुओं को समाप्त करने की भूमिका निभाएंगे। आज महाकाल अति प्रसन्न थे। वो मधुरिमा की मधुर मधुर कल्पनाओं में खोए हुए थे। मधुरिमा से बातें करके हृदय में नव संचार हिलोरे ले रहा था। उन्होंने पर्वत क्षेत्रों में सेना का अभ्यास संचालन किया, गुप्तचरों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया। तुर्कियों की खोज खबर के लिए वहां पर्वत की तलहटी में ही सैनिकों के लिए भोजनालय बने। कंदराओं में नाना प्रकार के फल, घड़े भर भर के दुग्ध, सूखे मेवे रखे हुए थे। सूर्योदय से पूर्व ही आसपास के गांव के ग्वाले दूध दूह लेते थे और लालटेनों की रोशनी में भर भर कर कलश भर बैलगाड़ियों में रखकर सैनिकों के लिए कंदराओं में रख जाते थे। महाकाल इन सहस्त्र सैनिकों का संपूर्ण ध्यान रखते थे। पौष्टिक आहार होगा तभी तो शरीर बलिष्ठ बनेगा। सभी सैनिक भोजन के लिए गए हुए थे और एक शिला पर बैठकर महाकाल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रह रहकर मधुरिमा का अनुपम सुंदर चेहरा उनकी आंखों के समक्ष आ रहा था। मधुरिमा के कपोलों पर लुढ़कते आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें, और फिर महाकाल द्वारा आंसू पोंछने के बाद मधुरिमा का मुस्कुराता चेहरा, जैसे किसी जलाशय में रवि रश्मियों के स्पर्श से कोई कमल खिल उठा हो। महाकाल इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी चारों दिशाओं में भेजे गुप्तचर संदेश लेकर आ गए। महाकाल की जय हो। चारों तरफ 200 योजन की दूरी तक ना तो कोई शिविर नजर आया और ना ही कोई तुर्क। शायद सभी भाग गए। महाकाल ने कहा, नहीं अजय संजय, तुर्क बहुत धूर्त और कपटी होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कहीं छुपकर घात लगाए बैठे हों। हमें सतर्क ही रहना होगा। सैनिक नतमस्तक होकर बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाकाल। तब भी उज्जैनी की तरफ से भेजे उनके 2 गुप्तचर मदन और मोहन भी आ पहुंचे, और जो सूचना उन्होंने दी, महाकाल पुलकित हो उठे। मन तो करा अभी उठकर मधुरिमा के पास पहुंच जाए और यह सुखद संदेश उन्हें सुनाएं। चलो प्रातः काल ही सुनाऊंगा। सूर्यास्त आरंभ होने को हो रहा था। अब महाकाल की अगली रणनीति थी उड़कर आसमान से शत्रुओं के शिविरों को ढूंढने की, और जहां भी कोई शिविर दिखाई देगा वो और उनकी जानवर सेना विध्वंस कर देगी। वास्तव में चारों ओर 200 योजन की दूरी तक किसी भी शत्रु संकेत का नामो निशान भी नहीं था।
महाकाल धरा पर एक पत्थर पर बैठ गए। हजारों की संख्या में पशु सैनिक उनके चारों तरफ बैठे हुए थे। तभी दूर एक पर्वतमाला पर उन्हें सैकड़ों मशालें जलती और चलती दिखाई दी। महाकाल तत्काल चीख उठे, हमला! महाकाल उन मशालों की तरफ उड़ चले और पशु सेना उनके पीछे। बहुत तीव्र वेग से उड़ रहे थे वो पशु सैनिक। आखिर चक्षक ऋषि का बनाया शक्तिवर्धक पे जो ही पी रखा था। कुछ ही समय बाद वो उड़कर पहाड़ पर जा पहुंचे। वास्तव में वह एक तुर्की दल ही था जो रात के अंधेरे में भागने का प्रयास कर रहा था। महाकाल की आंखें रक्तिम हो उठी। बदला, बदला, बदला! सोते हुए नागरिकों को कत्ल करने का बदला। और महाकाल का आदेश मिलते ही सिंह भेड़िए तुर्कियों पर टूट पड़े, किसी को नहीं छोड़ा। विजयी होकर सेना और महाकाल वापस कौशाम्बी के क्षेत्र में आ गए। महाकाल बहुत थक चुके थे, वहीं पड़ी शिला पर सो गए। भोर की किरणें जब महाकाल के चेहरे पर पड़ी तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। अरे, भोर भी हो गई, मधुरिमा प्रतीक्षा कर रही होगी। महाकाल ने कंदरा में रखे वस्त्र उठाए और यमुना की ओर स्नान करने चल पड़े। सभी सैनिक भोर होते ही मानव रूप में आ चुके थे। सभी सैनिक भोर होते ही मानव रूप में आ चुके थे और यमुना में तैराकी और स्नान में मस्त थे। महाकाल को देखते ही सबने उन्हें प्रणाम किया और महाकाल की जय हो के साथ जयकारा किया। उधर मधुरिमा और रंजना भी नहा धोकर रसोई में जलपान और भोजन की तैयारी कर रही थी। मधुरिमा ने कहा, रंजना, आज जलपान हम बनाएंगे, तुम भोजन की तैयारी करो। रंजना ने कहा, राजकुमारी जी, हम सब कर लेंगे। मधुरिमा जिद करते हुए बोली, नहीं, हम बनाएंगे नाश्ता। राजकुमारी की जिद के आगे रंजना की कहाँ चलने वाली थी। उसने सारी सामग्री मधुरिमा को पकड़ा दी। रसोई के काम से निवृत्त होकर मधुरिमा तैयार होने लगी। आज वह बहुत खुश होकर महाकाल की प्रतीक्षा कर रही थी। मधुरिमा ने कहा, रंजना, आज हमारे लिए आसमानी रंग का शाही लिबास लाओ। रंजना चल पड़ी रंगशाला की ओर। कुछ ही देर में मधुरिमा आसमानी परिधान पहनकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। ओह रंजना, यह परिधान कितना सुंदर है। रंजना मुस्कुराते हुए बोली, पीछे मुड़कर तो देखो। मधुरिमा ने पीछे मुड़कर देखा। महाकाल पीछे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े थे। मधुरिमा बोली, अरे, आप कब आए? महाकाल मुस्कुराते हुए बोले, जब तुमने देखा तभी। मधुरिमा बोली, अच्छा बताओ महाकाल, यह परिधान कितना सुंदर है ना? महाकाल बोले, परिधान का तो मुझे कोई ज्ञान नहीं, किंतु इस परिधान में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मधुरिमा चहकते हुए बोली। महाकाल मधुरिमा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर आंखों में आंखें डालकर मधुरिमा को मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मधुरिमा, सच में ऐसे लग रही हो जैसे नील गगन में उड़ती कोई नील परी। मधुरिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा। तभी रंजना उन्हें जलपान के लिए बुलाने गई। उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खुश होते हुए देखकर रंजना की खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा। अर्थात महाकाल भी राजकुमारी से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम। रंजना ने कहा, चलो भोजन कक्ष में नाश्ता तैयार है। यह कहकर रंजना चली गई। महाकाल मधुरिमा का हाथ पकड़कर भोजन कक्ष में ले आए। दोनों भोजन कक्ष में आकर आमने सामने बैठ गए। महाकाल अपलक मधुरिमा को निहार रहे थे। मधुरिमा ने कहा,
अब कुछ बोलोगे भी महाकाल? मधुरिमा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी दूंगा। मधुरिमा बोली, आपसे बढ़कर मेरे लिए और खुशी क्या होगी? महाकाल का हृदय मधुरिमा की बात सुनकर पुलकित हो उठा। उसके लिए भी तो सबसे बड़ी खुशी मधुरिमा ही तो है। महाकाल ने कहा, अरे सुनो तो सही, पर पहले अपना दिल थाम लो। मधुरिमा अपने हृदय पर हाथ रखते हुए बोली, लो थाम लिया, अब सुनाओ। महाकाल ने कहा, आओ रंजना, तुम भी सुनो। रंजना, जो तस्तरियों में नाश्ता सजा रही थी, भागी हुई आई। सुनो मधुरिमा, हमारे गुप्तचर उज्जैनी के समाचार ले आए हैं। आपका सारा राज परिवार वहां किले में सुरक्षित है, आपके पिताश्री, माताश्री, दोनों भाई भी। मधुरिमा ने खुश होकर महाकाल के दोनों हाथों को पकड़कर चूम लिया और कहा, कैसे धन्यवाद दें हम आपका। आपने तो यह संदेश बताकर हमारा आंचल खुशियों से भर दिया। क्या पिताश्री को बता दिया कि हम यहाँ हैं? महाकाल खुश होकर बोले, हाँ, हमारे गुप्तचरों ने बता दिया। आपके माता पिता और भाई आपकी कुशलता से अत्यंत प्रसन्न हैं और वह तुम्हें भी वहीं बुला रहे हैं। जाओगी मधुरिमा? मधुरिमा के कपोलों पर फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। मधुरिमा बोली, आपने तो कल वचन दिया था कि आप हमें कभी जाने को नहीं कहेंगे। महाकाल अवाक, यह कैसा प्रेम है। कहाँ तो मधुरिमा अपने परिवार के लिए इतनी चिंतित थी और कहाँ महाकाल को छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। महाकाल मधुरिमा के आंसू पोंछते हुए अति विनम्रता से बोले, अरे तुम तो रो ही पड़ी। मैं तुम्हें जाने को कहाँ कह रहा हूं, मैं तो बस पूछ रहा हूं। मधुरिमा महाकाल की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाकाल फिर अवाक। 2 दिन की निकटता में ही मधुरिमा अपने जन्मदाताओं के पास जाने को भी इच्छुक नहीं। हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। महाकाल ने कहा, किंतु आपके माता पिता आपसे मिलना चाहते हैं। मधुरिमा ने कहा, तो फिर हम जब भी जाएंगे आपके साथ ही जाएंगे। महाकाल फिर अवाक। तभी रंजना नाश्ते की प्लेट लेकर आ गई। लो अब जलपान भी कर लो। तीनों नाश्ता करने बैठ गए। रंजना बोली, आपको कैसा लगा नाश्ता? महाकाल ने कहा, आज तो रंजना गजब ही कर दिया, प्रसन्नता के लिए शब्द भी कम पड़ेंगे। रंजना हंसते हुए बोली, अरे मैंने नहीं, राजकुमारी जी ने बनाए हैं, संपूर्ण और सिर्फ अपने ही हाथों से। मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दिया। महाकाल प्यार से मधुरिमा को देखते हुए बोले, क्यों मधुरिमा, क्यों? तुम मेरे लिए इतना परिश्रम करती हो? मधुरिमा मुस्कुराते हुए बोली, आप भी तो जानते हो क्यों। महाकाल एक बार फिर अवाक। अब समय था अपराह्न का प्रथम पहर। स्थान विंध्याचल के तलहटे में सैन्य संचालन क्षेत्र। महाकाल अपनी विशाल सेना को युद्ध अभ्यास करा रहे थे। सेना संपूर्ण उत्साह के साथ अभ्यास कर रही थी। अभ्यास के उपरांत सभी सैनिक भोजन के लिए चले गए। महाकाल तो महल में भोजन करके ही आए थे, अतः एक शिला पर बैठे विचार मग्न थे। कभी मुस्कुराते तो कभी हल्की सी हंसी ही निकल जाती। कानों में मधुरिमा की आवाज गूंजती ही रहती थी। आज तो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सेना की जिम्मेदारी के लिए भी उन्होंने कभी भी इतना नहीं सोचा होगा, और आज तो उन्हें मधुरिमा को गगन विहार करवाना है। अपने आप ही हंस पड़े वो। सैनिकों के भोजन उपरांत उन्होंने सभी सैनिकों को एकत्र कर
कहना शुरू किया। महाकाल ने बोला, जैसा कि हमने पूर्णतः पता लगा लिया है कि हमारे वत्स जनपद की सीमाओं पर चारों तरफ करीब 200 योजन तक शत्रुओं का कोई भी पड़ाव नहीं है, फिर भी हमें चौकस तो रहना ही है। आज रात मुझे एक अत्यंत आवश्यक काम है। यदि मैं न आ पाऊं तो क्या मेरे बिना आप स्वयं ही जिम्मेदारी संभाल लेंगे? चारों तरफ से आवाज आई, हाँ, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। महाकाल ने कहा, तो फिर देखो, सूर्यास्त से पूर्व ही महल के चारों तरफ फैल जाओ। जिनकी जिम्मेदारी कौशाम्बी नगर की है, वो कौशाम्बी में हर घर के आगे चौकस हो जाओ, और शेष सभी हर नगर हर गांव के मोर्चे पर रहना, एकदम सतर्क। शत्रु बहुत चालाक है, उसकी हर रणनीति को काटना है। जैसे ही महाकाल की आज्ञा मिली, महाकाल की जय, महाकाल की जय कहते हुए सैनिक समस्त दिशाओं में फैल गए, यहां तक कि विंध्याचल पर्वतमाला पर भी बिखर गए। अब समय सूर्यास्त से पूर्व का था। स्थान था कौशाम्बी का महल। आज महाकाल सूर्यास्त से पूर्व ही आने को कह गए थे, इसलिए मधुरिमा और रंजना दोनों ही महल की छत पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। रंजना ने कहा, वो देखो, देखो राजकुमारी जी, उस श्वेत अश्व पर सवार महाकाल कितनी तीव्र गति से इस ओर आ रहे हैं। मधुरिमा ने कहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अश्व आसमान में उड़ रहा हो। दोनों भागकर नीचे आ गई। गगन विहार पर जाना था, अतः मधुरिमा ने झट से गुलाबी रंग के सुंदर परिधान पहन लिया। कुछ समय पश्चात ही महाकाल ने मुस्कुराते हुए कक्ष में प्रवेश किया। तीनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज पहली बार शाम के समय महाकाल उनके साथ महल में हैं। मधुरिमा के चेहरे से महाकाल की नजरें हट ही नहीं रही थीं। गोरे गुलाबी चेहरे पर गुलाबी परिधान का मिलन अलौकिक आभा बिखेर रहा था। इतनी सुंदर राजकुमारी की कल्पना तो उसने तब भी नहीं करी जब महारानी माता श्री उनके विवाह का विषय छेड़ती थी। मधुरिमा के मधुर आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। आओ महाकाल, तनिक फल खाओ, दिन भर के थकान दूर हो जाएगी। महाकाल मुस्कुराते हुए बोले, थकान तो मेरी तुम्हें देखकर ही दूर हो गई। मधुरिमा चहकते हुए बोली, सच? महाकाल मधुरिमा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल सच। उन दोनों की निष्कपट लुभावनी बात पर रंजना को हंसी आ गई। उसने अंगूरों की तश्तरी महाकाल की ओर सरकाकर कहा, लो महाकाल, इन अंगूरों का सेवन करो, बहुत रसीले हैं। तीनों आमने सामने बैठकर अंगूर खाने लगे। महाकाल बोला, रंजना, क्या मैं आज मधुरिमा को आकाश की सैर कराने ले जाऊं? तुम्हें यहां अकेले बुरा तो नहीं लगेगा? रंजना हंसते हुए बोली, यह भी कोई बात हुई? आप इतना महान काम करें और मैं बुरा मानूं, क्यों भला? महाकाल जी, राजकुमारी की खुशी ही तो हमारी खुशी है। आप जाइएगा। सूर्यास्त होने ही वाला था। महाकाल ने कहा, तनिक रुको मधुरिमा, जरा मैं मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दूं, फिर हम छत पर चलते हैं और वहां से आसमान पर। छत पर मधुरिमा को महाकाल ने एक स्थान पर खड़ा किया। सुनो मधुरिमा, जब मैं तीव्र गति से भागते हुए छत की परिक्रमा करता आऊंगा तो स्वयं ही मैं उड़ने लगूंगा। उड़ते उड़ते मैं अपना हाथ तुम्हारे आगे करूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, फिर हम उड़ चलेंगे दूर गगन की ओर। मधुरिमा खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई।
अब महाकाल ने महल की विशाल छत पर दौड़ते हुए परिक्रमा शुरू की। पहली परिक्रमा में ही महाकाल ने उड़ान आरंभ कर दिया। मधुरिमा के पास आते ही महाकाल ने अपना दायां हाथ नीचे करके कहा, पकड़ो पकड़ो मधुरिमा। मधुरिमा ने झट महाकाल का हाथ पकड़ लिया और उड़ चली आसमान की ओर। पास ही खड़ी रंजना भी इस दृश्य को देखकर पुलकित हो उठी। रंजना तो खुशी के मारे कूद कूद कर तालियां ही पीटने लगी। वो दोनों मदमस्त से आकाश में ऊपर और ऊपर उड़ते ही चले जा रहे थे। कितना अप्रतिम दृश्य था, एक विस्मित दृश्य था। एक राक्षस एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी को लेकर उड़े जा रहा था, लेकिन यह कोई अपहरण नहीं था, यह तो गगन विहार था, एक राजकुमारी का राक्षस के साथ, जो उस राक्षस को दिल की गहराइयों से प्रेम करती है, जो उस राक्षस को ही अपना सर्वस्व मानती है। उड़ते उड़ते दोनों कौशाम्बी के उस पार पहुंच गए। महाकाल ने कहा, क्यों मधुरिमा, आनंद आ रहा है ना? मधुरिमा बोली, हाँ महाकाल, इतना आनंद आ रहा है कि मन कर रहा है धरती पर उतरे ही नहीं, ऐसे ही विहार करते रहें। महाकाल हंसते हुए बोला, अच्छा कब तक? मधुरिमा बोली, मन तो करता है सारी उम्र। महाकाल हंसते हुए बोला, और भूख लगी तो? मधुरिमा ने कहा, वो सब स्वीकार है। दोनों हंसते हुए बतियाते उड़ते ही चले जा रहे थे। आज पूर्णिमा थी। संपूर्ण चांद की शायद उनकी सैर को देखकर हंस हंस रहा था। उड़ते उड़ते वो उस बाग बगीचे के ऊपर पहुंच गए। मधुरिमा बोली, देखो देखो देखो, महाकाल चांदनी में नहाए वृक्ष और पुष्प कितनी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। महाकाल ने कहा, हाँ मधुरिमा, अप्रतिम अलौकिक दृश्य। मैं पर्वत पर्वत प्रतिदिन आकाश गमन करता हूँ, किंतु इस सौंदर्य की तो तुमने ही आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है। तभी वह उड़ते उड़ते यमुना के ऊपर से गुजरने लगे तो मधुरिमा ने कहा, उतरो उतरो, नीचे उतरो महाकाल। महाकाल ने कहा, क्यों? मधुरिमा बोली, वो देखो सरिता, और उसमें कुछ नौका भी है। महाकाल मधुरिमा की इच्छा समझ गया था। बोला, फिर कभी मधुरिमा? मधुरिमा ने कहा, नहीं नहीं, आज ही, अभी ही। ठीक है तो कह रही थी मधुरिमा, आज ही। सच ही तो है, कल उसे समय मिले ना मिले। महाकाल मधुरिमा को पकड़ नीचे उतर गया। कुछ देर दोनों सरिता तट पर बैठे सुस्ताने लगे। मधुरिमा ने कहा, देखो देखो, आज पूरा चांद कितना सुंदर लग रहा है। महाकाल मधुरिमा की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे क्या, मेरा चांद तो यहाँ बैठा है मेरे सामने। मधुरिमा पुलकित हृदय से बोली, सच? महाकाल ने मधुरिमा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। हाँ हाँ मधु, बिल्कुल सच। मधुरिमा अपनी हथेली आगे करके बोली, फिर मुझे वचन दो कि आप मुझसे कभी दूर तो नहीं चले जाओगे। महाकाल ने मधुरिमा की हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ मधुरिमा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मरणांत तक तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। परंतु राजकुमारी व्याकुल होते हुए बोली, परंतु क्या? महाकाल ने कहा, मधु, तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक राक्षस। आपके माता पिता महाराज वीरसेन कभी हमारे विवाह की मंजूरी नहीं देंगे। राजकुमारी ने कहा, मत देने दो, मैं भी किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। महाकाल ने कहा, तो फिर? मधुरिमा ने कहा, बस हम रात्रि को ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही प्रतिदिन
आप हमें गगन विहार कराते रहना। विवाह ना सही, हमारे मन तो एक दूसरे से मिल ही चुके हैं ना। महाकाल अवाक, कितनी भोली है मधुरिमा। भावावेश महाकाल ने मधुरिमा के मुख को अपने मुख से लगा लिया। मधुरिमा के केसों में अपनी उंगलियां फेरते हुए महाकाल बोल उठे, हाँ मधुरिमा, हमारे मन एक दूसरे से मिल ही चुके हैं और अब हम एक दूसरे से कभी नहीं बिछुड़ेंगे। कुछ देर उपरांत मधुरिमा बोली, चलो ना महाकाल, उठो, हम उस नाव में बैठकर सरिता में नौका विहार करते हैं। महाकाल ने बंधी हुई नाव को खोला और दोनों नाव में बैठकर चल पड़े नौका विहार करने। मधुरिमा ने कहा, देखो देखो, लहरों पर चांदनी टकराकर कैसे रजत कण फैला रही है। महाकाल ने चारों ओर सरिता को निहारते हुए कहा, हाँ मधु, कितनी सुंदर है यह प्रकृति। महाकाल का मन दूर कहीं भटक रहा था। काश तुर्कों ने भारत पर आक्रमण ना किया होता तो वह कौशांबी का राजकुमार रत्नेश मधुरिमा के साथ विवाह करके प्रतिदिन नौका विहार करता। सारे जीवन के जहां खुशियों के पुष्प अभी पनपे भी नहीं थे कि इस तुर्की आक्रमण ने नष्ट भ्रष्ट कर दिए। मधुरिमा बोली, क्या हुआ महाकाल, लाओ पतवार मुझे दो, अब आप थक गए हो। महाकाल हंसते हुए बोला, अरे इतने बड़े बड़े युद्ध करने वाला राक्षस कभी थक सकता है क्या। मधुरिमा रोष करते हुए बोली, आप मेरे सामने स्वयं को राक्षस मत कहा करो। महाकाल ने कहा, क्यों? क्योंकि आप मुझे कभी भी राक्षस नहीं लगते। फिर क्या लगता हूं मधुरिमा? आपके मधुर स्वभाव से, हाव भाव से, व्यवहार से तो आप मुझे राज परिवार के राजकुमार ही लगते हो। महाकाल सोच में पड़ गया। ठीक ही तो कह रही है मधुरिमा, मेरा शरीर ही तो बदला है, संस्कार तो नहीं। वो दोनों एक दूसरे से मधुर मधुर बातें करते हुए बहुत प्रसन्न हो रहे थे। मधुरिमा पहले तो नाव के बाहर जल में हाथ डालकर लहरों से खेलने लगी, फिर अचानक ही अंजुमन में जल लेकर महाकाल के मुख पर उछालने लगी। महाकाल प्रफुल्लित हो उठे, किंतु नौका की पतवार जो चलानी थी, अतः मधुरिमा से अनुरोध करने लगे, अरे अरे मधुरिमा, यह क्या कर रही हो, अब बस भी करो ना, अन्यथा पतवार अव्यवस्थित हो जाएगी, नौका पलट जाएगी। मधुरिमा हंसते हुए बोली, तो? महाकाल ने कहा, तो क्या, नौका पलट जाएगी ना और हम डूब जाएंगे। मधुरिमा खिलखिलाते हुए बोली, तो क्या हुआ, डूबेंगे क्यों, साथ ही तैरकर इस सरिता को पार कर लेंगे। महाकाल अवाक, तैरना आता है तुम्हें? मधुरिमा ने कहा, हाँ महाकाल, आता है। आओ अब हम दोनों इस सरिता में तैराकी की भी प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं। देख लेना, मैं आपसे आगे निकल जाऊंगी। महाकाल हंसते हुए बोले, हाँ वह तो मुझे भी पता है कि मैं तुमसे किसी भी प्रतियोगिता में जीत ही नहीं सकता। महाकाल और मधुरिमा सरिता विहार में हंसी ठिठोली करते हुए अति प्रसन्न हो रही थीं। किंतु लुटेरों के इस भयंक्रांत माहौल में उनके भाग्य में खुशियां कहाँ। अचानक ही मशाल लिए कई तुर्की नदी की ओर आने लगे। मधुरिमा ने कहा, वो देखो महाकाल, अपनी पीठ के पीछे। महाकाल ने गर्दन घुमाकर देखा तो घबरा उठे। ओह, यह तुर्क कहाँ से प्रकट हो गए। तीव्र गति से उन्होंने नौका को तट पर लगाया, मधुरिमा को अपने दाएं हाथ से पकड़ा और दौड़ लगाते हुए उड़ चले आकाश मार्ग से महल की ओर। महाकाल बिल्कुल पवन वेग से उड़ रहे थे। शीघ्र ही उन्होंने मधुरिमा को महल की छत पर उतार दिया
तुम नीचे जाओ। और महाकाल उड़ चले शत्रुओं से मुकाबला करने। मधुरिमा तो स्वयं ही बहुत वीर थी। भागते हुए वह नीचे गई। रंजना, रंजना, शीघ्र हमारी कमर पर शस्त्र पेटी बांधो और कंधों पर तरकश लगाओ। दोनों ने हाथों में धनुष उठाया और दौड़ पड़ी छत की ओर। महाकाल तो दूर तुर्कियों को रोकने चले गए थे। उनके जाते ही छिपे हुए तुर्क महल की ओर आने लगे। मधुरिमा ने जो कटारें फेंकी सब धराशाही हो गए। इतने में पशु सेना भी आ ही गई थी। मधुरिमा और रंजना के बरसते हुए बाणों और अग्निबाणों से शत्रु धरा पर गिरने लगे। सामने भेड़िए और सिंहों को देखकर तुर्कों के तो होश ही उड़ गए। वापस भी नहीं जा पाए, सभी मारे गए। मधुरिमा चिंतित होकर बोली, रंजना, महाकाल ना जाने कहाँ चले गए। रंजना ने कहा, अरे मधुरिमा, यह तो उनका रोज का ही काम है, सुबह आ जाएंगे। चलो शयन कक्ष में चलकर विश्राम कर लो। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ और ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।